वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? सवाल हो गया पूरा? बेहतरीन यार, बेहतरीन। हाँ जी, सॉर्ट ऑफ इसमें डेफर्ड टैक्स भी था तकरीबन। चलें जी, गुड। आए देख लेते हैं। वो कह रहा है कि भाई फॉलोइंग आर द बैलेंसेस दैट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिंट लेमनेड लिमिटेड एज एड 31 दिसंबर 2019। सही है जी। ये हिसाब किताब दिया हुआ है 31 दिसंबर 2019 का। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, क्या ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? अभी अभी देख लेते हैं जानी मोहम्मद रहीम, अभी देख लेते हैं। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा देखो, जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको दी हुई है ना, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको जो दी हुई है 180 मिलियन की, तो यू गाइज नीड टू डिसाइड कि इसमें से कितना कैपिटलाइज होगा, कितना एक्सपेंस आउट होगा। अभी वो देखते हैं नीचे। डिविडेंड रिसीवेबल, सर ये जो डिविडेंड रिसीवेबल है, सही जी, 10 का, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा रिसीव होने से रह गया? क्योंकि देखो नीचे डिविडेंड इनकम भी आ रही है। तो आई बिलीव कि ये हमारा पीएनएल आइटम ये है। ऐसा ही है? ओके गुड, चलें आगे देखते हैं। सर जब मैं अकाउंटिंग पीएनएल बनाऊंगा तो क्या मुझे टैक्सेशन के लिए इतना सा भी बॉदर करना चाहिए? तुमसे सवाल है। नहीं सर, अकाउंटिंग पीएनएल बनाते वक्त आई डोंट नीड टू बॉदर अबाउट कि टैक्स पीएनएल क्या कहता है। आगे वो कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ ₹40 मिलियन विच नीड्स टू बी रिटन ऑफ। अच्छा सर, वो कह रहा है कि ये जो 1200 है, इसके अंदर एक बैलेंस ऐसा है जो कि राइट ऑफ होना चाहिए। तो राइट ऑफ का मतलब है उसको रिसीवेबल के अकाउंट से निकाल दो। ऐसा ही है? मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा सर, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से भाई? 40 से। ऐसा ही हो गया। ये एक्सपेंस जो ये 40 का एक्सपेंस है, क्या ये ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड हुआ हुआ? नहीं सर, कहीं भी नहीं दिखता रिकॉर्ड हुआ हुआ, कहीं भी नहीं दिखता रिकॉर्ड हुआ हुआ। हमने किया है। चलें हम आगे आ गए। मैंने कहा सर फिर वो कह रहा है हम जो प्रोविज़न मेंटेन करते हैं 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल का, यानी जो भी मेरे ट्रेड रिसीवेबल बच जाते हैं उसका 5% मुझे प्रोविज़न मेंटेन करना होता है। तो मैंने कहा सही है भाई। मुझे एक बात बताएं, 1200 में से अगर मैं 40 कटा दूं तो कितना आ गया? 1160। 1160 का 5% कितना आता है? 58। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन कितना है जो ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है? 44। तो आपका फॉर द ईयर कितना है एक्सपेंस? 14 का। हाँ जी, बात समझ आती है? 14 का एक्सपेंस आ गया। नीचे लिख के दे रहा है कि एज पर टैक्सेशन ओनली राइट ऑफ्स आर अलाउड। तो भाई सही है ना, वो टैक्स की जब वर्किंग करेंगे तब देखेंगे। अभी तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंटिंग पीएनएल बना रहा हूँ। अभी तो मुझे बाकी चीज़ों से गर्ज ही नहीं है। चलें आगे। हमने बोला ये हिसाब किताब भी हो गया। अब दूसरी एडजस्टमेंट, वो कह रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड। पहले तो ऊपर जाके देखते हैं क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ। ये रहा, ये दिया हुआ। वो कह रहा है इसके अंदर शामिल है बोरिंग कॉस्ट ऑफ ₹84 मिलियन ऑन स्पेसिफिकली एक्वायर्ड बैंक लोन ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसके अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट शामिल है 84 मिलियन स्पेसिफिकली एक्वायर्ड बैंक लोन ड्यूरिंग द ईयर, यानी वो बोरिंग कॉस्ट की बात कर रहा है कि इसके अंदर शामिल है। ऐसा है? आगे, हाउएवर इंटरेस्ट ऑफ ₹16 मिलियन अर्नड बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द बैंक लोन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन अदर इनकम। यहाँ पे शामिल है। ये रहा। क्या वो इनकम में होना चाहिए, एसेट में नेट होना चाहिए?
हाँ जी, एसेट में नेट होना चाहिए। तो हमने कहा भाईजान आप यहाँ से सिंपली 16 माइनस करें, ये बच जाएगा आपके पास 20, ऐसा ही है। और आप एक काम करें, आप यहाँ से CWIP को रिड्यूस कर दें 16 से, तो ये कितना हो जाएगा, 16 रिड्यूस करूँगा कितना हो जाएगा, हाँ जी मेरे बच्चों 894। और इसकी एंट्री ये बनाएंगे आप, अदर इनकम डेबिट और CWIP क्रेडिट। सही हो गया जी, सिंपल। CWIP कम कर लिया, अदर इनकम को डेबिट कर दिया, यानी एसेट की कॉस्ट में रिडक्शन कर दी हमने इनकम को रिवर्स करके। चले जी, हमने कहा ये भी डन हो गया सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अच्छा फिर बोल रहा है एज पर टैक्सेशन बोरिंग कॉस्ट आर अलाउड व्हेन इंकर्ड। वो कह रहा है बोरिंग कॉस्ट तो अलाउ हो जाती है जब इंकर हो जाती है, तो इंकर तो हो चुकी है ना, तो टैक्स वाला बोलेगा माइनस करो, टैक्स वाला बोलेगा माइनस करो, पर हमारी नज़र में वो एक्सपेंस है ही नहीं, वो मुझे एक्सपेंस दे देगा, ऐसा है। चलें, फिर वो कह रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स, ऊपर ये रहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये वाला जिसको भी मैं डब्बे में बंद करूं, वो कह रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स कर रही है कॉस्ट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट स्टार्टेड ऑन Feb 1, 2019। द रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वॉज मेट ऑन May 1। तो यानी सर यहाँ से कैपिटलाइजेशन शुरू होगी, 68 की कॉस्ट अलाउ होगी या फिर 84 की, वो तो अभी हम जब डेफर टैक्स करेंगे तब बताऊंगा ना जानी, ऐसा। हम आगे हमने कहा द प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 31 अक्टूबर 2019, मतलब ये खर्चा कितने महीनों का है, फेब से लेके अक्टूबर 31 तक, कितने महीने हो गए सर, 9 मंथ्स हो गए। अच्छा, अब मुझे बताते हो कि ऊपर जो आपको ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिया हुआ है, तो आपने सिंपल एक काम किया, 180 को डिवाइड किया 9 से, मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। 6 क्यों सर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने हो गए ना, 6 महीने कैपिटलाइजेशन है ना। तो बताओ कितना जाता है एसेट में, 120, और 60 दिया आएगा कहाँ पे, P&L में, ऐसा ही है। यही तो आपने देखना है कि P&L में कितना जा रहा है। चलें, डन हो गया ये भी। हमने कहा टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड एक्सीडेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, चलो ये तो आपके पास फुल हिसाब किताब आया हुआ है डेप्रिसिएशन का कि वो इतने से एक्सीड हुआ है, सही है, ये तो टैक्स की इंफॉर्मेशन है ना, टैक्स की इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इट इज़ एस्टिमेटेड द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 5 ईयर्स, तो क्या हम इसको अमोटाइज भी कर दें, एसेट को अमोटाइज भी कर दो भाई। हाँ जी, अमोटाइज कितना आता है इसका, कितने महीनों की अमोटाइजेशन बुक करूं, 2 महीने की, तो आप कह रहे हैं 2 आ रही है, 4 आ रही है अमोटाइजेशन, ओके, ये आ गया, क्लैरिटी है भाई, यहाँ तक। चलें आगे, फिर हमने कहा ये तो टैक्स इन्फॉर्मेशन है, ये तो टैक्स की इन्फॉर्मेशन है, इसको बाद में देखते हैं। आगे, ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ML हैड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 900 मिलियन, सही जी, ऑन 31 दिसंबर 2018। क्या ये ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है, क्या ये ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है, यस सर, विद द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 12 ईयर्स। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, 12 साल है। ड्यूरिंग 2019 MLL decided to opt for revaluation model for its building. Consequently, the fair value of the building at the start of 2019 was determined
1200 मिलियन। सच रीवैल्यूएशन अभी तक अकाउंट फॉर नहीं हुई है। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग अंडर द कॉस्ट मॉडल हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रीवैल्यूएशन डज नॉट अफेक्ट टैक्सेबल प्रॉफिट, यानी वो कह रहा है कि भाई नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी बुक हो चुका है। इस बात को मानते हो? हाँ जी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी बुक हो चुका है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो पहले ये देख लेते हैं ना कि अगर मैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालना चाहूँ तो ये कैरिंग अमाउंट को मैं रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करूँ तो कितना आता है? कैरिंग अमाउंट कितनी है इसकी? 900 है, सॉरी। कितना आता है? 75, 75 का नॉर्मल डेप्रिसिएशन। पर सर होल्ड ऑन, यहाँ पे एक चीज़ देखनी है आपने, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है। मुझे बताओ क्या ये 900 पे रहता या ये 900 से उड़ के ऑल टुगेदर 1200 पे चला जाता? यस, 1200 पे चला जाता। तो हमने कहा कि अगर 1200 पे चला जाता तो एडिशनली 300 रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाता डे 1 पे। अच्छा, सरप्लस में जाता तो ये चीज अभी डेप्रिशिएट होने से रह गई है ना। कितने का डेप्रिसिएशन? कितने का डेप्रिसिएशन जो अब तक बुक नहीं हुआ? 25 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर जो हमें बुक करना है, जो बुक नहीं हुआ। ऐसा ही है, तो ये हम बुक कर लेंगे। अच्छा, अब एक मज़े की बात बताऊं, समझने की, सोचने की। यहाँ पे वो कह रहा है ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन अगर मैंने देखा तो टैक्स का डेप्रिसिएशन 200 मिलियन ज़्यादा था। अब ये मुझे लगता है 175 मिलियन रह जाएगा। क्या कहते हो? अब 175 मिलियन रह जाएगा ना, क्योंकि अब मेरा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 25 मिलियन से बढ़ गया, तो अब ये फ़र्क कम हो गया। देखो सिंपल, उसने कहा ना कि मुझे रीवैल्यूएशन करनी थी, मैंने रीवैल्यूएशन नहीं की। सही है जी, एग्रीड, रीवैल्यूएशन नहीं की। हम यूं भी कर सकते हैं इसको। आप ये देखें, अगर आपकी कैरिंग अमाउंट 900 मिलियन है, सरप्लस आपने बुक किया 300 मिलियन का, फेयर वैल्यू ओपनिंग 1200 आ गई। अच्छा, अब मैं इसको अगर डिवाइड करूं 9 ईयर्स से, टोटल डेप्रिसिएशन कितना आता है? टोटल डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन 100 का आ रहा है। हाँ जी, अगर आप इसको डिवाइड करें, भाई इसकी लाइफ कितनी है? 12 साल है, सॉरी माजरत, 12 साल। कितने आता है? 100 का। ऑलरेडी बुक्ड कितना है? हाँ मेरे बच्चों, ऑलरेडी बुक्ड कितना है? 75। तो मुझे बताओ मैं और कितना बुक करूं? 25। तो हमने पहले सादा खुशबू ज़बान में यही तो निकाला था, 300 जिस पे नहीं हुआ उस पे डिवाइडेड बाय 12। एग्रीड, ये किया था हमने। बात समझ आती है? तो ये 25 का इंक्रीमेंटली जो डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए था रीवैल्यूएशन की वजह से वो नहीं हुआ, वो आप कर लीजिएगा। सही हो गया जी। सर मैंने पहले बुक किया था 25 पीएनएल में, लेकिन सोल्यूशन में नहीं है ऐड एडमिन एक्सपेंसेस में। बिल्कुल होगा बुक जानी, बिल्कुल होगा बुक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। अभी हम इसको करते हैं ना, आ जाओ। अच्छा भाई, अब हमने ये कहा, ये भी हिसाब किताब हो गया। फिर आगे सुनना, आगे सुनना। सर वो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डिफरेंस कैसे बताया था आपने, रिपीट करते हैं। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, मैंने यहाँ पे कोई अल्फाज ही यूज़ नहीं किया। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस मैंने यहाँ पे कब यूज़ किया? कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस मैंने यहाँ पे तो ऐसे कोई भी अल्फाज यूज़ नहीं किए। डिफरेंस पूछ रहा है भाई, वो कह रहा था कि टैक्स डेप्रिसिएशन
फॉर द ईयर 2019 अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 200 मिलियन से ज़्यादा है बट ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन के मुताबिक। अब जब मैंने 25 मिलियन से अपना डेप्रिसिएशन ज़्यादा कर लिया तो क्या वो अकाउंटिंग और टैक्स का डिफरेंस कम हो जाएगा? वो ये पर ये कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस नहीं है। क्या हो गया भाई? फॉर द ईयर है ये। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बैलेंस शीट में यूज होता है। अनस क्लियर है? चलें ओके, आगे सुनिएगा। फिर हमने कहा कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कैपिटल गेन ये वाला वो कह रहा है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। हमने कहा चलो भाई मान लेते हैं एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ओके, फिर वो कह रहा है डिविडेंड वॉज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस एट 15% इन 2019। इस साल 15% पे टैक्स होगा वो। हाउएवर अगले साल से वो 20% पे टैक्स होगा। तो सही है सर, चेंज इन टैक्स रेट है ना, हमें पता है, हम इस पर डेफर टैक्स इसी भी बुक करेंगे। एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना है? 32% का। क्लैरिटी है बच्चों? चले, आई थिंक सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। क्या अब हम पीएनएल बना सकते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं? चलें आ जाएं। मैंने कहा आए सर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेल्स पिक की, ये वाली, ये सेल्स पिक की मैंने कहा सर सेल्स में कोई गन खुराबात नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कोई गन खुराबात नहीं है। मैंने सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स एज इट इज पार्क कर ली। सही है, 1180 का जीपी आ गया। अब आते हैं एडमिन में। हमने कहा सर एडमिन के अंदर, एडमिन ये रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो गिवन है, वो हमारे पास 302 के हैं। सही है। अब मुझे बताओ क्या एक डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन ये वाला कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, क्या ये 25 का डेप्रिसिएशन हम बुक करेंगे एडिशनली? यस, ये इससे इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, और आगे 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 आते हैं। क्या ये अमोर्टाइजेशन भी बुक करूं? यस सर। अच्छा भाई ये देखिएगा, हमने कहा कि ये डेप्रिसिएशन बुक किया, ये अमोर्टाइजेशन बुक की, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस बुक कर लिया मैंने 60 का। तो हमने कहा कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए 391 के। कोई मसला नहीं अदर एक्सपेंसेस में कर लिया तो। सर ये एडमिन में क्यों? एडमिन में इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑल टुगेदर आइडियली यहाँ पार्क होना चाहिए। इफ आई डोंट नो एनीथिंग, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। इफ़ यू डोंट नो, अमोर्टाइजेशन में हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। अदर ऑपरेटिंग में भी डाल देते, नो इश्यूज, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है, हमने यहाँ पे डाल दिया, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। सही है, हाँ ऑपरेटिंग में डाला, कोई मसला नहीं फिजा, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं। आगे फिर हमने कहा ये 200 गिवन है, सेलिंग से रिलेटेड है, राइट ऑफ यहां डाल दिया, प्रोविजन भी यहां डाल दिया। एग्रीड? चलें, फिर हमने कहा हमारे पास आ गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 535 का, 535 का, ऐसा ही है भाई। चलें, फिर हमने कहा कि यार अदर इनकम जो गिवन है मुझे, सर ये देखते हैं, अदर इनकम जो गिवन है मुझे वो 36 की थी, 16 माइनस किया तो 20 आ गया था, ऐसा है। कैपिटल गेन भी सॉर्ट ऑफ मैं अदर इनकम में ही दिखाऊंगा, डिविडेंड इनकम भी मैं अदर इनकम में ही दिखाऊंगा। तो 50, 30 और 20 कितना हो गया? कोई मसला नहीं अहमद। हाँ जी, 50, 30 और 20 कितना हो गया? तो हमने कहा 100 आता ही है, 100 आता है, 50, 30, 20, 100 हो गया। ओके, फिर हमने कहा फाइनेंस कॉस्ट एज इट इज गिवन है, फाइनेंस कॉस्ट एज इट इज गिवन है। और ये बता दूं मैं आपको, जो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट गिवन है ये उस वाली से हट के है जो CWIP में गई हुई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ अलग अलग नहीं जानी, वो प्रेजेंटेशन का मसला होता है, अदर इनकम आती है वो। सही है। चलें,
फिर हमने कहा कि आप यहाँ पे रुक जाएंगे, आप यहाँ पे रुक जाएंगे, इधर यहाँ पे आपने होल्ड करना है ताकि हम ये निकाल पाएँ टैक्स एक्सपेंस, और रीवैल्यूएशन जो आपने की है इसका टैक्स भी कहाँ बुक होगा, जल्दी बताओ। ओसीआई में, इसका रिलेटेड टैक्स भी ओसीआई में जाएगा ना, वो जो हमने सीखा हुआ है। चलें, ये भी बात डन हो गई। अब सर हम ज़रा इसका हिसाब किताब निकाल लें ताकि हम जल्दी से कर लें इसको, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग यहीं चिपका देता हूं मैं। ओके, ये बताओ विजिबल है तुम लोगों को वर्किंग? ओके, तो हमने कहा, अब हो गया, अब सही हो गया। ओके जी, चलें। अब मुझे एक बात बताएं सर, ये तो यहाँ पे हो गया ये वाला हिसाब किताब। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 587, ये रहा 587। अब एक एक करके मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट पार्क करनी है। पहला, वो कह रहा है सिर्फ राइट ऑफ अलाउड है। आपने अकाउंटिंग में क्या ये 40 और ये 14 दोनों का एक्सपेंस बुक किया हुआ है? कितना वो नहीं मान रहा, कितना वो नहीं मान रहा? 14 ऐड बैक। अच्छा, ऐड बैक करवाने से वो आपको डिडक्शन क्लेम करने से रोक रहा है, तो क्या इससे टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो गई, टैक्स भी ज़्यादा हो गया, अकाउंटिंग का टैक्स कम हो गया, तो सेविंग क्लेम करने के लिए आप डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करेंगे। वेरी गुड। तो आपने कहा कि सर मैं यहाँ पे डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर है। चलें, अब आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे मुझे बताओ, वो ये कह रहा है कि जो बोरिंग कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट है आपकी अलाउ होती है जब आप इंकर कर लें। बोरिंग कॉस्ट अलाउ होती है जब आप इंकर कर लें। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने जो बोरिंग कॉस्ट इंकर की है, ये 84 मिलियन की पहले बात कर रहा हूँ मैं, 84 मिलियन की, क्या ये 84 मिलियन आपने कैपिटलाइज की है? टैक्स वाला बोलेगा मैं अलाउ कर रहा हूँ, वो बिला वजह किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है, वो बोलेगा लेस करो उसको, क्योंकि हमारे हिसाब से इस पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, आगे जाके सेविंग मिलनी चाहिए, वो आज किसी इनकम पे सेविंग दे रहा है। क्या मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करूं? क्योंकि हमारे हिसाब से आगे जाके किसी इनकम पे सेविंग मिलनी चाहिए, आगे जाके डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए, वो आज ही दे रहा है। तो हमने इसके ऊपर 84 मिलियन माइनस वो 84 माइनस 16 कितना हो गया? 68। तो नेट बेसिस पे उसने मुझे कहा कि भाई 68 आप अलाउ है आपको, क्लियर है। ओके, चलें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्लीज प्लीज फोकस के साथ। वो क्या कह रहा है, लिख के क्या दे रहा है वो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, पूरी की पूरी कॉस्ट अलाउ होती है 10 सालों में। तो मुझे बताओ कि हमने पूरी की पूरी कॉस्ट कितनी लगाई थी? ऊपर आ रही होगी हमारी, ये रही 180, 180 की। वो कहता है कि भाईजान आप एक काम करें, 180 को 10 से डिवाइड करें, 18 आ गया। मेरे पीएनएल में पता है क्या क्या गया हुआ है? मेरे पीएनएल में गया हुआ है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रिसर्च का हिस्सा, वो याद है कितना था रिसर्च का हिस्सा? हाँ जी, रिसर्च का हिस्सा याद है? आर यू श्योर अबाउट दिस? रिसर्च स्टार्ट। और अमोर्टाइजेशन 4 की, तो कुल मिला के 64, ऐसा ही है। तो वो कह रहा है कि भाई मैं आपको सिर्फ 18 अलाउ करूंगा 10 सालों में, यानी मुझे डिडक्शन क्लेम करने से रोक रहा है। तो मुझे आप एक बात बताएं, क्या मैं इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लूंगा? क्लैरिटी है?
चलें आगे। फिर हमने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, हमने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फ़र्क याद है 175 रह गया था, पीछे सिखाया, अभी सिखाया कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम थी और टैक्स डेप्रिसिएशन 200 से ज़्यादा था। फुल ईयर अलाउ कर रहा है ना अहमद, फुल ईयर अलाउ कर रहा है टैक्स वाला, सही है, 10 सालों में स्ट्रेट, तो वो मंथ्स को नहीं करता, फुल ईयर काउंट कर रहा है वो। चलें, अब मुझे बताएं कैपिटल गेन, सवाल के अंदर उसने लिख के दिया हुआ है बच्चों कि कैपिटल गेन इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हम ऊपर गए, हमने देखा कैपिटल गेन 50 आ रहा है, तो क्या मैं ये 50 यहाँ से लेस करूँ? क्या ये इस साल की इनकम है, अकाउंटिंग इनकम है इस साल की? क्या ये अकाउंटिंग इनकम है इस साल की? यस सर अकाउंटिंग इनकम है, तो फिर मैं इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्यों नहीं बुक कर रहा? टैक्स तो बनता है इस साल। सर ना इस साल बनता है ना कभी बनता है, कभी नहीं बनता, कभी नहीं बनता। क्लैरिटी है? परमानेंट डिफरेंस, ओके। डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड टोटल इनकम 30 किया, एक तो आपने 20 लेस किया क्योंकि उस पर रेट 15% है, एक आगे जाके टैक्स होगा, दोनों लेस कर भी है, एक करंट टैक्स अलग से बुक करने के लिए, एक डेफर्ड टैक्स बुक करने के लिए, ऐसा ही है, क्योंकि आज तो दोनों टैक्स नहीं हो रहे ना, पर एक पे करंट बुक होगा, एक पे डेफर्ड बुक होगा। क्लैरिटी है? चलें, ये आ गई टैक्सेबल इनकम, इस पे 32% लगा है, ये आ गया टैक्स ऑन डिविडेंड आ गया, ये करंट वाला, ये आ गया आपका टोटल करंट टैक्स 106.68। यहाँ तक कोई आवश्यकता, कोई मसला? जल्दी बताओ बच्चों, क्लैरिटी है? ओके, आगे। अब मुझे बताओ सर रिकॉन बनेगी, रिकॉन बनेगी, सर रिकॉन में अकाउंटिंग टैक्स आपका आ जाएगा 587 पे 32%। कितना आता है ये? 587 पे 32% कितना आता है भाई? 587 पे, ये वाले 587 पे 32% कितना आता है? 187.84। ओके जी, अब हम यहाँ पे सर करंट टैक्स लिखें तो वो आ गया 106.68, 106.68। अच्छा भाई, डेफर्ड टैक्स, प्लीज़ मेरी आपसे विनती ये होगी, रिक्वेस्ट ये होगी कि आप इन सबको सम करें, इन सबको सम करें, इसके ऊपर लगाएं 32% और इस पे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आएगा, राइट? ओके, तो इन सब का सम कितना आता है वो बताते हो? इन सब का सम कितना आता है? इन सब का सम कितना आता है? सिर्फ सम इसका, नॉट परसेंटेज, सिर्फ सम, सिर्फ सम कितना आता है? जल्दी बताओ मेरे बच्चों। 185, आपने कहा 185 पे 32% प्लस एक और इनकम है जो आगे जाके टैक्स होगी, एक और इनकम है जो आगे जाके टैक्स होगी, जो इस साल टैक्स नहीं हुई। सर 10 पे 20%, ऐसा ही है। कुल मिला के कितना हो गया? कुल मिला के डेफर्ड एक्सपेंस कितना हो गया? कुल मिला के डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना हो गया? हाँ जी, 60.65। इन दोनों का सम कितना हो गया? इन दोनों का सम कितना हो गया? 167.24। हाँ भाई चेक कर लो, बाकी यही आता है, जल्दी बताओ, यही आता है 185 कैसे? ये मुझे इन्होंने बताया, इन सब का सम जो मैंने हाईलाइट किए 183 है, तो ये क्यों नहीं बोल रहे आप लोग?
ओके, फिर ये आंसर भी चेंज होना चाहिए, ये भी बता दो फिर। 58.76। क्या उसकी जलालत का वेट कर रहे थे तुम लोग कि वो बता दे पूरे एक साथ? ओके, इसका सम कितना आ रहा है? हाँ जी, इसका सम कितना आ रहा है बच्चों? इसका सम 165.44। ये आ गया। अच्छा सर, अब ये दोनों आपस में मैच नहीं है, परमानेंट डिफरेंसेस हैं। 587 में दो भी नहीं है डिविडेंड का, 60.56 है माशाल्लाह। एक सही वैल्यू बता दो, एक सही वैल्यू बता दो। 60.56 से क्या है, क्या आंसर है, क्या है, ये नहीं समझ आ रहा। 60.56 कंफर्म है माशाल्लाह। अच्छा भाई, अब टोटल भी बता दो। 167.24। वेरी गुड। हालांकि इतनी भी सुबह नहीं है कि तुम लोगों को इतना नशा चढ़ा हुआ हो। ओके, 167.24। चलें अब सर, इसमें क्या कोई परमानेंट डिफरेंसेस हैं? परमानेंट डिफरेंसेस हैं, यस सर, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। एक तो कैपिटल गेन, ऊपर टैक्स लगा हुआ है, नीचे नहीं लगा हुआ, नीचे वाला बिल्कुल सही है। तो हमने कहा कैपिटल गेन पे 50 का 32% की बचत है। कितनी आती है ये? 16। लेस कर दूं भाई, नीचे शामिल नहीं है, ऐसा ही है। अच्छा, अब डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम जो रिसीव हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है, उसका हिसाब किताब अलग है। वो ऊपर 32% पे, नीचे 15% पे, तो ये आ गया 17%। तो कितना आ गया जी? 3.4। ये भी लेस कर दें, ये भी बचत है। अच्छा, फिर वापस से डिविडेंड इनकम, सर वो 10 है, नीचे 20 पे, ऊपर 32 पे, कितना हो गया? 12%, 1.2। कोई और डिफरेंस तो नहीं बचा भाई? मैच होता है, मैच होता है। यस, ये आंसर आ गया आपके पास, एग्जैक्ट ये वाला। क्लैरिटी है? तो आपने कहा भाई हम यहाँ पे आए, 167.24 यहाँ रखा, और हमने बोला भाई धन्यवाद, ये वाली हमारा आंसर आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ जी, बात समझ आती है? अच्छा, 20 पर इसलिए रह गई मेरी जान क्योंकि वो कह रहा है अगले साल से इसके ऊपर टैक्स 20% है ना, तो डेफर टैक्स मुझे पता है ना, आज ही पता है डेफर टैक्स, तो उसी पे बुक करूँगा, क्योंकि मतलब वेल बिफोर ईयर एंड इसका लॉ पास हो चुका है ना। क्लियर है रहीम? बात क्लियर है मोहम्मद? ओके, चलें अब हम देख लेते हैं सर वही डिस्क्लोजर की दुनिया, ताकि थोड़ा सा मिक्स प्लेट वेरिएशन चलना चाहिए, वहाँ पे भी हाथ साइड रहे, डिस्क्लोजर्स भी चलते रहें, और फिर दोनों मिला भी दूंगा मैं वापस से। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, अच्छा बड़ा इजीली समझाऊंगा मैं तुम्हें, और ये बड़ा जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छे से, वो भी फोकस होकर सुनिएगा। जब मैं रिजर्व्स की बात करता हूँ तो कंपनीज एक्ट एक मस्ती करता है, वो बोलता है कि भाई कैपिटल रिजर्व अलग रखना और रेवेन्यू रिजर्व अलग रखना। कैपिटल रिजर्व अलग रखना, रेवेन्यू रिजर्व अलग रखना, सही है? ये कह रहा है मुझे, कौन कह रहा है भाई? कौन कह रहा है भाई? कंपनीज एक्ट। मैंने कहा भाई ये बताओ, सही है आपकी बात मान ली, कैपिटल रिजर्व है, क्या है वो? उसने बोला भाई कैपिटल रिजर्व में आपका शेयर कैपिटल आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा, और क्या आएगा? उसने बोला शेयर प्रीमियम आ जाएगा। मैंने कहा और क्या आएगा? उसने बोला कि भाई
कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व आ जाएगा जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल ना हो, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल ना हो, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल ना हो। पहले बताओ बात समझ आती है? अच्छा, मैंने कहा भाई ये बताओ, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है, ये रेगुलेटरी रिजर्व क्या होता है। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे बैंक्स का ऑडिटर हूँ, सही जी, मल्टीपल बैंक्स ऑडिट करता हूँ मैं यहाँ पे बैंक का ऑडिटर हूँ। अच्छा, बैंकिंग के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। बैंकर्स को ये कहा जाता है, बैंकर को ये कहा जाता है, प्लीज सुनना, हाँ बिल्कुल वही बता रहा हूँ। बैंकर्स को, ये मैंने ऑडिट में भी बताई थी कहानी, बैंकर्स को ये कहा जाता है कि भाई आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका एक XYZ परसेंटेज रिटेन अर्निंग से निकाल के एक डिपॉजिट प्रोटेक्शन फंड में डालेंगे। कहाँ डालेंगे जल्दी बताओ? डिपॉजिटर प्रोटेक्शन फंड में। यानी देखो है इक्विटी, अल्लाह की कसम। देखो फॉर एग्जांपल, जो कमाते हो कहाँ जाता है, जल्दी बताओ, जो कमाते हो कहाँ जाता है, जो कमाते हो कहाँ जाता है, लिख के बताओ, जो कमाते हो कहाँ जाता है? इक्विटी में नहीं, आप बोलेंगे रिटेन अर्निंग में, रिटेन अर्निंग में, सही है। ये रेगुलेटर्स को कह रहा है, ये रेगुलेटर्स को कह रहा है इसका कि भाई आपने अपने प्रॉफिट का जो भी कमाई है रिटेन अर्निंग से एक रिजर्व में ट्रांसफर करना है, रिजर्व में। मैंने कहा अच्छा वो कौन सा रिजर्व है? उसने बोला भाई कैपिटल रिजर्व है। मैंने कहा किसने बनाया? उसने बोला रेगुलेटर ने बनाया, स्टैट्यूटरी रिजर्व है। मैंने कहा सही है, यानी इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये कह रहा है ये आप साइड करते रहें, क्योंकि अगर आपके पास ऑल टुगेदर सारे डिपॉजिटर आ जाएं तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए सेट असाइड करके अपने प्रॉफिट्स में से कि आप उनके पैसे उनको वापस दे पाएँ। पहले बताओ क्या ये डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेजर लिया गया है? हाँ जी, क्या ये डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेजर लिया गया? देखो है तो कंपनी का कैश, पर कंपनी का कैश में उतना निकालूंगा ना। अगर ये तसव्वुर करो तुम, ये तसव्वुर करो, तुम तसव्वुर करो, ये वाली बात मेरी, मेरे बच्चों, तुम तसव्वुर करो, तुम इमेजिन करो कि अगर ऐसा होता, एक मिनट रुकिएगा मैं ज़रा ये वापस ले आऊँ उधर। तुम तसव्वुर करो कि अगर ऐसा होता, सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूँ तुम्हें, कि सारा पैसा रिटेन अर्निंग में मौजूद होता, तो क्या बैंक के शेयर होल्डर्स, जो बैंकिंग कंपनी के शेयर होल्डर हैं, सारा पैसा खींच लेते? हाँ जी, सारा पैसा खींच लेते अपने पास, बिल्कुल खींच लेते। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि पैसा एक लिक्विडिटी मैनेज रहे, तो उन्होंने क्या बना दिया जल्दी बताओ? क्या बना दिया? डिपॉजिटर प्रोटेक्शन फंड। क्या यहाँ से डिविडेंड डिसेमिनेट हो सकता है या पाबंदी है? पाबंदी है सर, यहाँ से नहीं हो सकता। तो पहले बताओ कैपिटल रिजर्व का मतलब समझ आया? कैपिटल रिजर्व, वेरी गुड। आगे फिर बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? भाई ये रेवेन्यू रिजर्व होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल। ओके जी, मैंने कहा अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है तो सर इसके अंदर रिटेन अर्निंग आती है। मैंने कहा जनरल रिजर्व आता है। उसने बोला हाँ। जनरल रिजर्व मतलब मैंने खुद रिजर्व बनाया हुआ है, खुद रिजर्व बनाया हुआ है, ऐसे ही पैसे सेट असाइड कर रहा हूँ, दूसरा गुल्लक है। तो क्या उस पर पाबंदी है या डिस्ट्रीब्यूटेबल है? साइड करते रहो। एक है, हमने बोला कि हम जो भी कमाएंगे उसका एक हिस्सा यहाँ डालेंगे ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट अभी ना करें, बाद में ज़रूरत हुई तो करेंगे। अच्छा, अब ऐसा हम कह रहे हैं सर व्हाट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये वाला रीड कर रहे हो जानी? ये वाला रीड कर रहे हो? देखो आप एक सोल प्रोप्राइटर हो, सोल प्रोप्राइटर हो, आपने कंपनी तो रजिस्टर नहीं की हुई ना, ऐसा बात समझते हो? यू आर अ सोल प्रोप्राइटर और आपने कंपनी रजिस्टर नहीं की हुई है। जब कंपनी रजिस्टर कराने जाओगे तो जाहिर सी बात है आपके पास ऑलरेडी एक कमाई मौजूद होगी, पर वो भी इनिशियली तो कैपिटल की मद में आएगी ना। यानी इनिशियली जब तुम बोलोगे यार मैं कंपनी रजिस्टर कर रहा हूँ, तो सही है, वो सारे असासे कन्वर्ट होंगे इक्विटी में, तो वो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन विल बी कंसिडर्ड एट योर कैपिटल रिजर्व। बात समझ आती है? क्लियर है जानी?
क्योंकि वो तो कंपनी में लग रहे हैं ना पैसे, वो थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट करोगे इफ यू आर गोइंग टू रजिस्टर योर कंपनी। एग्री? चलें अब ये रीड करें। रेवेन्यू रिजर्व मीन्स एनी रिजर्व दैट इज नॉर्मली रिगार्डेड एज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडिंग जनरल रिजर्व एंड अदर स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड अनअप्रोप्रिएटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। पहले बताओ कहानी समझ आती है, डेफिनेशन समझ आती है, जल्दी बताओ। सिंपल फंडा, सिंपल फंडा, खाली हमें ब्रेक करना है। चलें आगे, फिर जरा ये समझते हैं और फिर इसकी थ्योरी को रीड करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल की, इससे पहले किसकी बात की थी जल्दी बताओ मेरे बच्चों, इससे पहले किसकी बात की थी? रिजर्व की। अब किसकी बात कर रहे हैं? अब किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? शेयर कैपिटल की। फोकस होके, फोकस होके इधर। आप यहाँ पे जब पाकिस्तान में किसी भी कंपनी के अकाउंट्स देखेंगे ना, वो सबसे पहले बताते हैं हमारा ऑथराइज कैपिटल कितना है, ऑथराइज कैपिटल कितना है। उसने बोला, अच्छा प्रेजेंटेशन याद रखनी है आपने, 2018 में और 2017 में ये ऑथराइज कैपिटल है हमारा। ऑथराइज कैपिटल यानी पूरा इतना जा सकता है। और यहाँ पे लिख दिया ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो देखो इसको मैंने 10 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 मिलियन हो गया। 100 मिलियन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर रुपीज इन 1000 है। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आती है? सिर्फ प्रेजेंटेशन है, ऑथराइज कैपिटल टोटल। शुरुआत यहाँ से करनी है। अच्छा लिखने का करने का तरीकाकार क्या है? लास्ट ईयर करंट ईयर, लास्ट ईयर वैल्यू करंट ईयर वैल्यू, इधर शेयर्स आएंगे इधर वैल्यूज आएंगी। पहले बताओ बात समझ आती है? बात समझ आती है? इस साइड के ऊपर आपके शेयर्स आ रहे हैं, इस साइड के ऊपर आपकी वैल्यूज आ रही हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 करके। अच्छा अगर कोई जब नीचे आऊंगा मैं तो अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है? इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। क्या ऑथराइज और इशूड कैपिटल में फर्क होता है? हाँ जी, ऑथराइज और इशूड कैपिटल में फर्क होता है। डेफिनेटली होता है सर, वो ज्यादा होता है, ये कुछ भी हो सकता है, उससे कम हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। चलें आगे सुनिएगा। यहां पे फिर मैंने करंट और कंपैरेटिव ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हुए हैं। बिफोर वी रीड दिस डिस्क्लोजर मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आपको ये बताना है कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कैश पे इशू हुए हैं। लिख के बताओ मैंने क्या बोला, कितने नंबर ऑफ शेयर किस पे इशू हुए हैं, किसके अगेंस्ट इशू हुए हैं? कैश पे, कैश पे। दूसरी चीज पूछता हूं तुमसे, तुम्हें दूसरा ये बताना है कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो आज तक बोनस के नाम पे इशू हुए हैं, बोनस के नाम पे, तो वो अलग कर देना। फिर वो तुमसे पूछता है कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो इशू हुए हुए हैं अदर देन इन कैश कंसिडरेशन। यानी एग्जांपल, कोई बंदा कंपनी का मालिक बना, उसको शेयर इशू हुए, पर उसको जो शेयर इशू हुए हैं उसने पैसे नहीं दिए थे, उसने कोई इक्विपमेंट प्लांट जमीन दे दी थी। क्या ऐसा हो सकता है? तो देखो शेयर तो इशू हुए होंगे, उसकी कैटेगरी बना दो, 3 कैटेगरीज। पहली, शेयर इशूड फॉर कैश, शेयर इशूड फॉर बोनस, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन इन कैश। तीनों समझ आती हैं बात? तीनों समझ आती हैं बात? ओके अब मैं तुमसे पूछता हूं, सर मैंने आज तक 1.89 मिलियन शेयर इशू किए हुए हैं, 1.89 मिलियन नंबर ऑफ शेयर इशू किए हुए हैं। आपने आगे ऐसे लिखना होगा, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड इन कैश। सर तो इस पे प्रीमियम भी तो हो सकता है ना, वो कौन से कहाँ जाएगा? वो लॉजिकल जवाब देना। इस पे प्रीमियम भी तो हो सकता था ना, वो कहाँ जाएगा? इस पे प्रीमियम भी तो हो सकता था ना, वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? सर अभी सिखाया था। देखो मैंने आज तक, वेरी गुड मुदस्सिर, मैंने आज तक 1.89 मिलियन शेयर इशू किए हुए हैं कैश के अगेंस्ट में, तो मैंने हो सकता है इस पे प्रीमियम भी चार्ज किया हो लोगों से। तो यहाँ पे तो मैं 10 रुपए के हिसाब से लाता हूँ ना कैपिटल में, बाकी प्रीमियम का है, प्रीमियम तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। मुस्तफ़ा कह रहे हैं कैपिटल रिजर्व में, बाकी बच्चे क्या कहते हैं? हाँ जी, बाकी बच्चे क्या कहते हैं? आफिया, अब्दुल्ला, अहमद, एसाम, फिजा, जल्दी, महक, बाकी बच्चे क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व में ऊपर। वेरी गुड, वो अलग से आ जाएगा हमारे पास। तो हमने कहा देखो यहाँ पे तो सिर्फ फेस वैल्यू आएगी, यहाँ पे तो सिर्फ फेस वैल्यू आएगी 10 से मल्टीप्लाई करके। आगे आ जाएं। फिर मैंने कहा मैंने
3 लाख शेयर इशू किए हुए हैं, क्योंकि ऊपर रुपीज़ इन 1000 है, मैंने 3 लाख शेयर इशू किए हैं। मैंने ये कहा कि ये शेयर्स भी ऑफ ₹10 ईच हैं। फिर मैंने नीचे क्या लिखा, इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन इन कैश, यानी मैंने इशू किए हैं पर वो अदर देन इन कैश कंसिडरेशन मिली थी, तो वो टोटल वैल्यू ये थी। सर इस पर भी तो प्रीमियम हो सकता है, क्या कहते हो? इस पर भी प्रीमियम हो सकता है ना, क्योंकि आपको जो लैंड मिला हो वो कहीं ज़्यादा वैल्यू का हो, आपने डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाले होंगे तो प्रीमियम वही कैपिटल रिजर्व में गया होगा। एग्रीड। आगे फिर वो कह रहा है आज तक आपने 5.3 मिलियन शेयर इशू किए हैं ऑफ ₹10 ईच, इशूड एज फुली पेड बोनस शेयर्स। ये आपने बोनस इशू के लिए किए हुए हैं, यानी आज तक आपने जितने जितने शेयर इशू किए हुए हैं उसकी 10 रुपए के हिसाब से वैल्यू ही बनती है, पार वैल्यू। ऊपर वाले 2 केसेस में प्रीमियम हो सकता है, बोनस में प्रीमियम नहीं हो सकता। क्लियर है? वो तो आपको पता है ना, पार वैल्यू पे ही होता है। चलें, फिर वो कहता है नीचे बयान करो कि जितने भी शेयर इशू किए गए थे अदर देन कैश वर इशूड अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी। बताओ वो जो अदर देन कैश है वो किसके अगेंस्ट में था? प्लांट एंड मशीनरी आया था। बोनस शेयर का मतलब भाई क्या हो गया मुदस्सर जानी? बोनस शेयर का मतलब डिविडेंड है ना, बोनस डिविडेंड, जिसकी एंट्री ये बनती है भाई रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, जानी FAR 2 है। ओके आगे अब देखो, वो फिर कह रहा है खाली आप एक आखिरी चीज़ ही बता दो कि सारे के सारे ऑर्डिनरी शेयर रैंक होते हैं इक्वली विद रिगार्ड टू द कंपनी रेजिडुअल एसेट्स। होल्डर्स ऑफ द शेयर आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड आर एंटाइटल्ड टू 1 वोट पर शेयर एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। देखो क्या ऐसा हो सकता है? वैसे कानून के हिसाब से तुम मुझे बताओ, कानून के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि शेयर होल्डर आपस में मुआहदा करें कि सही है शेयर्स तो हमारे पास पड़े हुए हैं बट मेरे शेयर्स के वोटिंग राइट अलग होंगे? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा है? तो वो कह रहा है कि लिख के बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कहीं कोई ऐसे शेयर होल्डर्स तो नहीं है जिनके वोटिंग राइट्स प्रिविलेज्ड हों। तो लिखो, क्योंकि कल को नया शेयर होल्डर कंपनी में बगैर देखे इन्वेस्ट करेगा तो उसके राइट्स मारे जाएंगे। वो तो ये समझ के आएगा ना कि मुझे 1 वोट मिलेगा, सबको इक्वल मिलेगा। पहले बताओ ऐसा है? ऐसा है? जल्दी बताओ, ऐसा है? यस तो इसीलिए बोल रहा है क्लैरिफाई करो यहाँ पे, इसलिए बोल रहा है क्लैरिफाई करो यहाँ पे। बात समझ आती है यहाँ तक? बात समझ आती है यहाँ तक बच्चों? देखें फिर वापस बताता हूँ, आप मुझे बताएं अगर मैं एक नॉर्मल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा क्या मतलब परसेप्शन होगा कि मैं अगर शेयर खरीद रहा हूँ तो हर एक शेयर होल्डर को 1 वोट मिलता है ना EGM में, इक्वलेंट टू 1 वोट। ऐसा ही है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि पहले से ही शेयर होल्डर्स ने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ हो कि या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऐसा डिज़ाइन किया हो कि ये क्लास ऑफ शेयर होल्डर प्रिविलेज है, क्लास A क्लास B बना दी? तो वो कह रहा है फिर लिखो यहाँ पे, लिख के बताओ कि नया शेयर होल्डर आया वो इस एक्सपेक्टेशन में आया कि यार सब इक्वल होंगे, तो उसने अच्छे खासे पैसे लगा दिए कंपनी में, पता लगा अच्छे खासे पैसे लगा के भी उसके पास पावर ही नहीं है वोट की। तो मुझे बताओ जब उसके पास वोटिंग पावर नहीं है तो क्या ये गलत नहीं है? तो बता दो ना, यहाँ पे देख के आएगा ना फिर वो। फेयर प्रेजेंटेशन करो। क्लैरिटी है? फिर बात क्लियर है? मतलब दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट कि वो ये कह रहा है कि अलग से करो। अच्छा अब जब ये हमने डिस्क्लोजर कर लिया तो अब इसी के रिलेटेड एक पास पेपर है, ये मैं आपको अटैच करके दे रहा हूँ उसके अंदर। इसको आप, क्योंकि ऐसी बात ऑब्वियसली यू विल टेक टाइम, आप ड्रॉ करेंगे बनाएंगे, इसको करके आना। मैं इसका सोल्यूशन नहीं दे रहा, प्लीज़ खुदा के वास्ते सोल्यूशन देखना भी नहीं, कर लो इसको, कल हम डिस्कस करते हैं। सही है? डन हो गया?